कक्षा 8 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास प्रस्तुत है। इस पुस्तक का पाठ 4 कृषि, पृष्ठ संख्या 38 से पृष्ठ संख्या 47 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ कृषि। पृष्ठ संख्या 38। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्ययन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। शब्द उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि, करने से हुई है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, कृषिगत भूमि कहलाती है। अगले पृष्ठ पर चित्र 4.1 दिया गया है, जहां पर पूरे विश्व के मानचित्र में कृषिगत भूमि का वितरण दिखाया गया है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। पृष्ठ संख्या 39। क्या आप जानते हैं, एग्रीकल्चर यानी कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। इस प्रकार कल्चर के आगे कई सारे शब्द लगा करके हम उनके अर्थों को समझ सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। पृष्ठ संख्या 40। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 4.2 दिया गया है, जिसमें कृषिगत भूमि की
कृषि पद्धति को दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से पहले कृषि के लिए निवेश करना पड़ता है। निवेश मशीनरी, बीज और रसायन इत्यादि का हो सकता है। तत्पश्चात प्रक्रम करना पड़ता है, जिसमें किसान जुताई, बुआई, छिड़काव इत्यादि करता है। तत्पश्चात तीसरा चरण निर्गत होता है, जिसमें हमें फसल प्राप्त होती है। इसी प्रकार इस पृष्ठ पर चित्र 4.3 दिया गया है, जिसमें भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश को दिखाया गया है। भौतिक निवेश की बात की जाए तो उसमें सूर्य प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा, ढाल इत्यादि हो सकते हैं। और यदि मानवीय निवेश की बात की जाए तो उसमें भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन इत्यादि आ सकते हैं। कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। रोचक तथ्य। जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। पृष्ठ संख्या 41। स्थानांतरी कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, लदांग मलेशिया में। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल
और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 4.4 दिया गया है, जिसमें चलवासी पशुचारक अपने ऊंटों के साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 4.5 दिया गया है, जिसमें गन्ने की रोपण कृषि का दृश्य दिखाया गया है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। पृष्ठ संख्या 42। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 4.6 दिया गया है, जिसमें केले की रोपण कृषि दिखाई गई है। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 4.7 दिया गया है, जिसमें चावल की कृषि को दर्शाया गया है। गेहूं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सस्य कर्तन अर्थात फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। इस पृष्ठ पर चित्र 4.8 दिया गया है, जिसमें
गेहूं का सस्य कर्तन दिखाया गया है। मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसल हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 4.9 दिया गया है, जिसमें बाजरे की कृषि का दृश्य दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 43। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। इस पृष्ठ पर चित्र 4.10 दिया गया है, जिसमें मक्के की कृषि दिखाई गई है। क्या आप जानते हैं मक्के को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलहोड़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इस पृष्ठ पर चित्र 4.11 दिया गया है, जिसमें कपास की कृषि का दृश्य दिखाया गया है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 4.12 दिया गया है, जिसमें कॉफी की कृषि का दृश्य दिखाया गया है। रोचक तथ्य, कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछलकूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। पृष्ठ संख्या 44। चाय, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दुमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस पृष्ठ पर चित्र 4.13 दिया गया है, जिसमें चाय की रोपण कृषि को दिखाया गया है। कृषि का विकास, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा।
कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। क्या आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रह सकती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। भारत का एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 4.14 दिया गया है, जिसमें खेत जोतते किसान दिखाई दे रहे हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। पृष्ठ संख्या 45। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 4.15 दिया गया है, जिसमें भारत के खेत दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहां उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं।
ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। इस पृष्ठ पर चित्र 4.16 दिया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म का हवाई दृश्य दिखाया गया है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। इस पृष्ठ पर चित्र 4.17 दिया गया है, जिसमें वहां का किसान पीड़क नाशकों का छिड़काव हवाई जहाज की सहायता से करता नजर आ रहा है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। पृष्ठ संख्या 46। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी कि मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। इस पृष्ठ पर चित्र 4.18 दिया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती करते हुए किसानों को दिखाया जा रहा है। अभ्यास प्रश्न 1। आगे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कृषि क्या है? दूसरा, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा, स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? चौथा, रोपण कृषि क्या है? पांचवा, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? प्रश्न 2। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला, उद्यान कृषि का अर्थ है क. गेहूं उगाना, ख. आदिम कृषि, ग. फलों व सब्जियों को उगाना। दूसरा, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है क. चाय, ख. कपास, ग. पटसन। तीसरा, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है क. ब्राजील, ख. भारत, ग. रूस। प्रश्न 3। कारण बताइए। पहला, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। चौथा, अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। दूसरा, निर्वाह कृषि और गहन कृषि। प्रश्न 5। क्रियाकलाप। पहला, बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्र कीजिए। उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। दूसरा, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। पृष्ठ संख्या 47। छठा, आओ खेलें। शब्द पहेली को दिए संकेतों की मदद से हल कीजिए। नोट: वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। यहां पर वर्ग पहेलियां दी गई हैं। बाएं से दाएं। पहला, फसल जिसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, मध्यम तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है। 5। दूसरा, बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और पीड़ानाशकों के उपयोग से उत्पादन बढ़ाना। 5 और 10। चौथा, इस फसल के प्रमुख उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया हैं। 5। 10वां, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि का प्रकार। 11।
13 विक्रय हेतु पशुपालन। 9 14 अंगूर की कृषि। 11 ऊपर से नीचे, पहला मोटे अनाज भी कहलाते हैं। 7 तीसरा कृषि जिसमें कर्तन और दहन शामिल है। 8 पांचवा फसलों, फलों और सब्जियों को उगाना। 11 छठा जिसमें चाय, कॉफी, गन्ना और रबड़ उगाए जाते हैं। 11 सातवां विकास के लिए 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। 6 आठवां फूलों का उगाना। 12 नवां सुनहरा रेशा भी कहलाता है। 4 11वां धान के नाम से भी जाना जाता है। 4 12वां क्रिया जो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित है।